नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के अतरौलिया में जमीनी विवाद में दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें कि नगर पंचायत कस्बा निवासी समीम अहमद पुत्र औरंगजेब ने बताया कि 2016 में मैंने एक जमीन मकान समेत खरीदी थी। जमीन में कुछ विवाद होने की वजह से उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें तहसीलदार ने नायब तहसीलदार व लेखपाल के प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 29/6/2022 के आदेश में प्रार्थी के निर्माण कार्य में बाधा न उत्पन्न होने का आदेश पारित किया था। फिर भी विपक्षी द्वारा बार बार अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था। तत्पश्चात शनिवार समाधान दिवस पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी। आज रविवार सुबह जब प्रार्थी समीम द्वारा उसी जमीन पर निर्माण शुरू किया गया तो विपक्षी हेमंत पुत्र देवी धमकी देने लगा और अपने दर्जनों साथियों को बुला लिया। निर्माण कार्य शुरू होते ही विपक्षी जुटकर प्रार्थी के भाई अब्दुल रहीम व भतीजा आरिफ को मारने पीटने लगे। जब वो जान बचाकर अपने घर में भागा तो विपक्षी वहां भी पहुंच गए और उसे मारने पीटने लगे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 2 फीट की दीवार गिरा दी गई थी, जिसका पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इतने में विपक्षी हमला कर दिए, जिसका वीडियो फुटेज में मौजूद है। पीड़ित ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर नामजद FIR दर्ज कराया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घटना के संबंध में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक गौरव शर्मा ने बताया कि मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें एक पक्ष चोटिल हुआ है, दूसरे पक्ष के 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित और पीड़िता ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? रुबीना। कहाँ के निवासी? अतरौलिया। क्या परेशानी आज आप थाने गई, आपके पूरे परिवार को चोट लगी, इसके बारे में बताइए। हाँ, उसी दीवार गिरा के बनवा रहे थे, उसी पे इन लोग हमला कर दिए, मारपीट कर दिए। हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। हाँ, किस मामले का झगड़ा था? क्या मामला क्या था? हम लोग खरीदे थे ज़मीन अपना, वही नींव पे नई मकान खरीदे थे, वही उसी मकान पे बना रहे थे हम लोग। ये लोग ज़बरदस्ती गुंडई के बल पे इन लोग गिरा के मारने पीटने की धमकी देकर मार भी दिए। कितने लोग थे लगभग? ये लोग सारे 18 लोग थे। कौन कौन थे, नाम मालूम है? प्रकाश, कपिल, गणेश, सिंचन। कितने आपके घर पे कितने लोग को चोट लगी है? हमारे घर पे 4-5 लोग को लगी है। आपका FIR दर्ज हो गया, क्या चाहते हैं आप? हाँ, हम चाहते हैं हमारा कुछ काम आगे बढ़े, हम FIR करना चाहते हैं। FIR हो चुका है आप? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम समीम अहमद है। कहाँ के निवासी है? अतरौलिया। ये चोट कैसे लगी, इसके बारे में बताइए। ये चोट हमने मकान मकान बैनामा लिया था 17/8/2016 में। मकान जर्जर होने के कारण मैं उसी नींव पे मकान अपना बनवा रहा था, तो मौके विपक्षीगढ़ आके रोकने लगे, बनाने नहीं दिए। हमने नायब तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन दिए, SDM साहब के यहाँ। SDM साहब की एप्लीकेशन देने के बाद वो तहसीलदार साहब की रिपोर्ट और नायब तहसीलदार मौके साहब आए थे मुआयना करने के लिए, तो विपक्षीगढ़ को बुलाया, विपक्षीगढ़ आया नहीं। तब उसके बाद हमसे कहें तुम अपना मकान जुड़वाओ, तो नायब साहब के मौजूदगी में मकान की दीवार जुड़ी 7 फुट फुट और दीवार जुड़ चुकी थी। उसके बाद वो लोग आए, गिरा दिए। फिर उसके बाद तब हमने एप्लीकेशन दिया तो वो कहे कि ठीक है देख लेंगे, तो देखा उसमें नहीं गया। फिर उसके बाद फिर थाना दिवस पे 2 बार हमने एप्लीकेशन दिया। क्या हुआ आज, कैसे चोट कैसे लगी, इसके बारे में बताइए। आज चोट कल शनिवार थाना दिवस में एप्लीकेशन दिए थे, साहब मौके पर आला अधिकारी थे, मौके पर दोनों पक्ष बुला के निस्तारण करवाया था, और दूसरे पक्ष से बोल दिया था तुम वहाँ पर मत जाना, काम उसका होना चाहिए, काम होने योग्य काम उनका है। और उसके बाद हमने उनके आदेशानुसार अपना काम शुरू करवाया। शुरू करवाने के बाद जब काम शुरू हो गया तब वो विपक्षीगढ़ आए, तत्काल राड से मारने लगे। कौन कौन थे, क्या कौन मारा? उसमें प्रकाश थे, कपिल थे, सुजीत थे और दिलीप थे, राजू, रामू, सुजीत। और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है? FIR दर्ज करी पुलिस। कितने आप लोगों के घर की तरफ कितने लोग को चोट लगी है, क्या क्या नुकसान हुआ? 4 लोग को चोट लगी। हमारा 2 मोबाइल ख़राब कर दिया गया है और किसी का हाथ टूट गया है। रिफ़र लगाए हैं, रिपोर्ट में रिफ़र लगाए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सोचते हैं न्याय मिले। हमारा मकान बनाई मकान थी, दीवार उसी पे बना हुआ था, वही बनाना, वह ज़मीन हम मकान में बनाई लिया था, फिर वही बनवाना, यही चाह रहे हैं। और इनके ऊपर FIR हो, मुकदमा दर्ज हो, बस। मुकदमा दर्ज हो चुका है ना? अच्छा।
ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। जिला कोर्ट ने जज आसिफ कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लायक माना है। इस मामले में 22 सितंबर को सुनवाई होगी। वही हिंदू पक्ष में फैसला आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। इस वाराणसी प्रकरण को देखते हुए आजमगढ़ जनपद में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आजमगढ़ संवेदनशील जनपद है और मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। वहाँ पिकेटिंग की व्यवस्था और दंगा नियंत्रण फोर्स और पुलिस की मौजूदगी लगा दी गई है। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी में पूजन अर्चन के लिए आवेदन किया गया है। कोर्ट का फैसला सुनाने वाला है इस पर, तो आज मुझे क्या संशय हो सकती है? वाराणसी प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि जनपद आजमगढ़ अति संवेदनशील जनपद है, यहाँ पे जितने भी हमारे ऐसे चिन्हित स्पॉट्स हैं जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पे पुलिस की पिकेटिंग की व्यवस्था और उसके साथ साथ पूरे दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बंदोबस्त के साथ पुलिस की मौजूदगी इंश्योर की गई है। 8 QRT डिप्लॉय की गई हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करेंगी, चक्रमण करेंगी। डायल 112 की गाड़ियों को ऐसे रूटों पे, ऐसे रास्तों पे, ऐसे गांव में जो मिश्रित आबादी के गांव हैं वहां इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे अधिकारियों को लगातार फील्ड में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस लाइन से भी एक QRT जो आधुनिक दंगा नियंत्रण के साथ उपकरण के साथ लैस है, उसको तैनात किया गया है शहर क्षेत्र में। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई ज़्यादा भीड़भाड़ तो ना हो। अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है और मैं यही अपील करूंगा कि सभी लोग पुलिस की मदद करें और शांति व्यवस्था बहाल रखने में पुलिस का साथ दें। प्रदेश में आजकल बच्चा चोरी की अफवाहें काफ़ी फैली हुई है। सोशल मीडिया पर इसको गलत नज़रिए से पोस्ट करके लोगों के बीच अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के पुलिस अब अलर्ट हो गई है, क्योंकि अभी भी किसी भी इस तरह के मामले की पुष्टि नहीं हुई है कि बच्चा चोरी की घटनाएं सही हैं। इसलिए लोग अफवाहों में आकर घबराए हुए हैं और इसी मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस बल को अलर्ट कर दिया है और पुलिस को सशक्त कार्रवाई का निर्देश दे दिया है कि जो लोग अफवाह फैलाने में शामिल होते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डायल 112 व अन्य तरीके से इस प्रकार की घटनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। बच्चा चोरी के मामले में एसपी अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सर, बच्चा चोरी की जो अफवाहें हैं सर, इस पर कैसे लगाम लगाई जा रही है? जैसा कि आप अवगत हैं, शासन के द्वारा और DGP सर के द्वारा बहुत कठोर निर्देश दिए गए हैं बच्चा चोरी की अफवाह पर लगाम लगाने के लिए, और ऐसे शरारती तत्व जो इसमें अफवाह फैलाने में शामिल होते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। डायल 112 की सूचनाओं को भी मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे भी जो सूचनाएं आ रही हैं थानों पर उनको मॉनिटर किया जा रहा है और लगभग 700 साढ़े 700 गाँवों में कल पुलिस का एक जागरूकता अभियान चला है, जिसमें गांव में सभा करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए जागरूकता फैलाई गई है। बहुत से लोग सिर्फ शंका के आधार पर पुलिस को सूचित कर दे रहे हैं, उनको भी हिदायत दी जा रही है। एक मुकदमा भी हम लोगों ने पंजीकृत किया है, किसी ने फेसबुक पे इस तरह का पोस्ट किया था, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके उसको गिरफ्तार किया गया है। कोई अभी तक ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई है इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है, और हम लोग यही सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी ऐसा प्रकरण सामने ना आए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाता है और इस तरह की घटना में शामिल होता है तो NSA तक की कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और जनता को यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे बिल्कुल विश्वास ना करें। कहीं अगर संशय होता है, कोई संदेह होता है तो 112 नंबर पे फ़ोन करें, हमारे COG नंबर पे फ़ोन करें, पुलिस तत्काल पहुंचेगी और मामले की जांच करेगी। नहीं, इस तरह का कोई प्रकरण मेरे सामने जनपद में नहीं आया। हम लोग लगातार सैटरडे संडे का एक बहुत वृहद अभियान इसीलिए चलाया गया। शहर में, मोहल्लों में, बाज़ारों में लोगों को इकट्ठा कर करके जागरूकता फैलाई गई कि कोई इस तरह की बात नहीं है, आप बिल्कुल स्वच्छंद होकर घूम सकते हैं, आपके बच्चे भी घूम सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है अभिभावकों के लिए कि बिल्कुल आप फ्री माइंड होकर बिना किसी संदेह के अपने बच्चों को स्कूल भेजें, खेलने भेजें। पुलिस की मौजूदगी हर तरफ है, पुलिस हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है। कोई भी समस्या होगी, कोई भी संदेह होगा, आप पुलिस को कॉल करिए, हम मौके पे पहुंच के आपके संदेह को दूर करेंगे। मुबारकपुर पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय चोरों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किया है। बता दें कि 6 सितंबर 2022 को पंकज यादव पुत्र रामप्यार यादव, जो सठियाव थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़
ने तहरीर दिया था कि जहानागंज रोड पर साड़ी की दुकान व मकान में विगत 2 सितंबर को अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का ताला तोड़कर कैश काउंटर में रखे 32,000 नकद व 25 साड़ियाँ, एक LPG सिलेंडर, मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और सोने के जेवर की चोरी हुई, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इस मामले में थाना कोतवाली पर मुकदमा राहुल सोनकर पुत्र छट्टू सोनकर निवासी ग्राम मुलाली का पूरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा खुद की मोटरसाइकिल को नगर पालिका आजमगढ़ से त्रिवेणी टावर के पास से चोरी हो जाने की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत की गई थी और विवेचना शुरू थी। आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर और अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल के प्रोक्षण में थाना प्रभारी मुबारकपुर सहित SOG और सर्विलांस की टीम ने आज इनको 3 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा है, शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। खुलासा किया है जिसमें 3 अंतर जनपदीय चोर गिरफ्तार किए गए हैं। काफ़ी भारी मात्रा में उनके पास सामान बरामद हुआ। क्या मामला है पूरा? ये सुबह चेकिंग के दौरान विशाल, सन्नी और सिद्धू, ये 3 शातिर चोर जो अंतर जनपदीय गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी गिरफ्तारी करी गई है। इनसे 3 मोटरसाइकिल, चोरी के किए गए मोबाइल, साड़ियाँ, गैस सिलेंडर व अन्य सामान इनसे बरामद हुआ है। जिसमें सिद्धू जो अपराधी है, इसके 10 से अधिक इसके मुकदमे हैं व अन्य साथियों के जो अभी 4 जनपद के इसमें मुकदमों का अनावरण हुआ है जो इनसे, और इन चारों मुकदमे का सामान इन लोगों से बरामद हुआ है। क्योंकि ये गैंग लगातार इस तरह का काम कर रहा था, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित करेगी उसका भी जब्तीकरण किया जाएगा। पुलिस टीम जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको इनाम की संस्तुति की जाएगी। सर, इसमें राजेश फरार चल रहा है, उसके लिए किस तरीके से पुलिस के राजेश की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर गई है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर जो भी सामान है उससे बरामद किया जाए। सर, फर्स्ट प्रेमा प्रेसा ये नज़र आ रहा है कि जगह की रेकी करते थे और इसके बाद फिर ये अंजाम देते थे इनको, और इनके जो राजेश जो गिरफ्तारी हेतु शेष है, इसकी भी गिरफ्तारी कर पूरा गैंग का को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का वेरिफिकेशन किए जाने वाले फरमान पर मदरसा में दी जा रही तालीम और बच्चों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। जनपद अम्बेडकर नगर मुख्यालय स्थित हयातुल उलम मदरसा के संचालक मौलाना खलीकुज जमा से हुई वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा मदरसों का वेरिफिकेशन कराए जाने के निर्णय को बहुत सराहनीय कदम बताया है। प्रदेश में चल रहे मदरसों में कैसी शिक्षा व्यवस्था और फंडिंग कहाँ से और कैसे हो रही है, इसकी जानकारी सरकार को अवश्य रखनी चाहिए। अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित हयातुल उलूम मदरसा एक विशाल बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। इस मान्यता प्राप्त कर मदरसे में तकरीबन 300 बच्चे और बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम यहाँ पर आउल लेकर आलिम 1-12 तक के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। उर्दू अरबी की शिक्षा के साथ साथ हिंदी, गणित, इंग्लिश की शिक्षा दी जा रही है। इस मदरसे के संचालक मौलाना खलीकुज जमा ने बहुत बेबाक तरीके से कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा मदरसों का वेरिफिकेशन कराए जाने की यह कार्य प्रशंसनीय है। हमारे मदरसा में आधुनिकीकरण शिक्षा के तहत मदरसों को 3 शिक्षक सरकार द्वारा मिले हैं। मदरसे में उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश की भी शिक्षा दी जाती है। स्कूल में आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि यह मदरसा पूरी तरह छात्रों की फीस और दान पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र की वजह से बहुत सारे लोग अनाज के रूप में भी दान करते हैं। बच्चों से एक निर्धारित फीस भी ली जाती है। योगी आदित्यनाथ द्वारा मदरसों का वेरिफिकेशन के निर्णय की सराहना की। मदरसों में शिक्षा व्यवस्था और फंडिंग कहाँ से और कैसे हो रही है, इसकी जानकारी सरकार को अवश्य रखनी चाहिए। इस सरकार यूपी गवर्नमेंट यानी योगी आदित्यनाथ ने जो भी ये फैसला लिया है कि मदरसे का सर्वे कराया जाए, इसका तो हम लोग स्वागत करते हैं। और रही बात कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या होता है, इसकी जानकारी भी गवर्नमेंट को होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है और इसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप मेरे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अरबी, उर्दू, दीनियात, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ शुरू से ही पढ़ाई जा रही हैं। और जहाँ ऐसे हालात ना हो वहाँ के लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों को फॉलो करें और बच्चों को दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी भी हम लोगों के उसमें आ जाए तो हम लोगों का काम और भी अच्छा हो जाएगा। सरकार से क्या और गवर्नमेंट से देखिए, हमें आधुनिकीकरण के नाम पे 3 टीचर दिए जाते हैं जो आधुनिक शिक्षा यहाँ वो पढ़ाते हैं। लेकिन अगर इसको 3 के बजाय 6 कर दिया जाए तो और स्कूलों में और अच्छा हो जाएगा, हमें थोड़ा इसकी लाभ मिलेगा उसका।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का वेरिफिकेशन किए जाने वाले फरमान पर मदरसा में दी जा रही तालीम और बच्चों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। जनपद अम्बेडकर नगर मुख्यालय स्थित हयातुल उलम मदरसा के संचालक मौलाना खलीकुज जमा से हुई वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा मदरसों का वेरिफिकेशन कराए जाने के निर्णय को बहुत सराहनीय कदम बताया है। प्रदेश में चल रहे मदरसों में कैसी शिक्षा व्यवस्था और फंडिंग कहाँ से और कैसे हो रही है, इसकी जानकारी सरकार को अवश्य रखनी चाहिए। अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित हयातुल उलूम मदरसा एक विशाल बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। इस मान्यता प्राप्त कर मदरसे में तकरीबन 300 बच्चे और बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम यहाँ पर आउल लेकर आलिम 1-12 तक के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। उर्दू अरबी की शिक्षा के साथ साथ हिंदी गणित इंग्लिश की शिक्षा दी जा रही है। इस मदरसे के संचालक मौलाना खलीकुज जमा ने बहुत बेबाक तरीके से कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा मदरसों का वेरिफिकेशन कराए जाने की यह कार्य प्रशंसनीय है। हमारे मदरसा में आधुनिकीकरण शिक्षा के तहत मदरसों को 3 शिक्षक सरकार द्वारा मिले हैं। मदरसे में उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश की भी शिक्षा दी जाती है। स्कूल में आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि यह मदरसा पूरी तरह छात्रों की फीस और दान पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र की वजह से बहुत सारे लोग अनाज के रूप में भी दान करते हैं। बच्चों से एक निर्धारित फीस भी ली जाती है। योगी आदित्यनाथ द्वारा मदरसों का वेरिफिकेशन के निर्णय की सराहना की। मदरसों में शिक्षा व्यवस्था और फंडिंग कहाँ से और कैसे हो रही है, इसकी जानकारी सरकार को अवश्य रखनी चाहिए। इस सरकार यूपी गवर्नमेंट यानी योगी आदित्यनाथ ने जो भी ये फैसला लिया है कि मदरसे का सर्वे कराया जाए, इसका तो हम लोग स्वागत करते हैं। और रही बात कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या होता है, इसकी जानकारी भी गवर्नमेंट को होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है और इसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप मेरे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अरबी, उर्दू, दीनियात, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ शुरू से ही पढ़ाई जा रही हैं। और जहाँ ऐसे हालात ना हो वहाँ के लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों को फॉलो करें और बच्चों को दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी भी हम लोगों के उसमें आ जाए तो हम लोगों का काम और भी अच्छा हो जाएगा। इसे सरकार से क्या और गवर्नमेंट से देखिए, हमें आधुनिकीकरण के नाम पे 3 टीचर दिए जाते हैं जो आधुनिक शिक्षा यहाँ वो पढ़ाते हैं। लेकिन अगर इसको 3 के बजाय 6 कर दिया जाए तो और स्कूलों में और अच्छा हो जाएगा, हमें थोड़ा इसकी लाभ मिलेगा उसका। अम्बेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर बेलदहा के मजरा उड़वा में रविवार को ईसाई मिशनरी की ओर से प्रार्थना सभा और झाड़ फूंक के माध्यम से प्रचार प्रसार के दौरान पुलिस के पहुंचने से लोगों में खलबली मच गई। धर्मांतरण की शिकायत पर पहुंची पुलिस और बगैर अनुमति के प्रार्थना सभा न करने की हिदायत देकर वापस लौट आए। उधर हिंदूवादी संगठनों के माध्यम से कोतवाली टांडा पुलिस को सूचना मिली कि इस्माइलपुर बेलदहा के मजरा उड़वा दलित बस्ती में सचिन व नीतू के माध्यम से ईसाई मशीनरी के इशारे पर धर्मांतरण कराया जाता है। कोतवाली टांडा के वरिष्ठ उप निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे, उप निरीक्षक सर्वेंद्र अस्थाना भारी संख्या में महिला व पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर देखा कि बड़ी तादाद में महिला व पुरुष एकत्र थे। सचिन पुत्र बुढ़वासी की ओर से प्रार्थना सभा कराया जा रहा था। मौके पर मौजूद हिंदूवादी संगठन के प्रहलाद विश्वकर्मा, शनि श्रीवास्तव, हनुमंत सिंह समेत अन्य लोगों ने बताया कि ईसाई मशीनरी के इशारे पर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने सचिन और नीतू और बगैर अनुमति के कोई कार्यक्रम न करने की हिदायत दी, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उधर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पुलिस कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त किया है। कहा है कि बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमारे नरहरी सेना ने वाराणसी जनपद में स्वर्गीय मोहन प्रसाद वर्मा, बाबूजी मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी जौनपुर के पिताजी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम बनाया। सुनार नरहरी सेना के संस्थापक धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा के नेतृत्व में वाराणसी जनपद में रामजी उपवन सुंदरपुर वाराणसी में स्वर्गीय मोहन प्रसाद वर्मा बाबूजी का प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुख्य अतिथि श्री पीपी सिंह, निदेशक तकनीकी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं विशिष्ट अतिथि अनूप कुमार वर्मा, चीफ इंजीनियर वाराणसी जोन उपस्थित रहे एवं बाबूजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य संस्था के द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में संस्था कार्य कर रही इसी बिंदु पर सभी समाज के लोग चिंतन और मंथन करने का कार्य किया। प्रमुख रूप से उपस्थित रत्नेश सेठ, दिलीप सोनी, सतीश कुमार वर्मा, राजेश वर्मा, दिनेश कुमार वर्मा, राहुल सिंह श्रवणकार, प्रमोद वर्मा, साकेश वर्मा, श्रवण सेठ, अविनाश सेठ सहित समाज के लोग उपस्थित हुए। आज वाराणसी ज्ञानवापी प्रकरण के दृष्टिगत जनपद के संवेदनशील स्थानों पर फोर्स की तैनाती की गई। महत्वपूर्ण पॉइंट व मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में अधिकारी कर्मचारीगण लगातार भ्रमणशील। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुरागार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रखर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ पीएससी व क्यूआरटी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चौक पुराने कोतवाली तकिया होते हुए बहारपुर तक फ्लैग मार्च किया गया और ज्ञानवापी फैसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
वाराणसी प्रकरण के संबंध में जो संवेदनशीलता है उसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद आजमगढ़ अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। यहाँ पे हमारे द्वारा अलग अलग जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे पिकेटिंग व्यवस्था, सारे जितने हमारे अधिकारी हैं सब लगातार भ्रमणशील है। जो अति संवेदनशील एरिया है क्षेत्र का, वहाँ आज मेरे नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें PSC के जवान शामिल है, इसके साथ साथ एक QRT जो मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न हथियारों से लैस है, उनको भी शामिल किया गया है। छतों पे ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ हम लोग ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं कि कहीं कोई भीड़भाड़ तो नहीं इकट्ठी है। ये सब सतर्कता का पार्ट है। इसके साथ साथ जनसंवाद भी स्थापित किया गया है। जितने धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत की गई है। अभी तक जनपद में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और पुलिस का सहयोग सभी लोग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसी तरीके से सतर्कता के साथ ड्यूटी को संभालें। सर, जो संवेदनशील इलाके हैं उन डिजिटल वॉलंटियर किस तरीके से उन पर मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके द्वारा आपको क्या निर्देशित किया गया है? हर एक थाना क्षेत्र में डिजिटल वॉलंटियर्स बने हुए हैं, जिसमें पुलिस के साथ लोग जुड़े रहते हैं मोबाइल के माध्यम से। कोई भी कहीं भी अगर किसी प्रकार की रूमर उड़ती है या कोई ऐसा पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ सकते हैं, उसकी सूचना डिजिटल वॉलंटियर्स के माध्यम से हम लोगों को मिलती है। इसकी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी तक कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत सही पुलिस का करते हैं। और मैं अपील करूंगा सभी से कि कोई भी अगर आपको लगता है कहीं इस तरह की बात है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। इनका इस्तेमाल हम लोग लगातार कर रहे हैं। और एक डिजिटल वॉलंटियर्स के साथ साथ C-Plan ऐप है, जिसमें हर गांव मोहल्ले के 10-10 लोगों के नंबर हर एक पुलिसकर्मी के मोबाइल में फीड है। तो लगातार उनसे भी बातचीत करके फीडबैक लिया जा रहा है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो माहौल ख़राब कर सकता हो। अभी तक पूर्णतः शांति है। और ये खबर आजमगढ़ के लालगंज से है, जहां स्थानीय तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा असवनिया में बच्चों का पोषाहार न देने का ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी निःशुल्कता आदि के ऊपर आरोप लगाया। मामला ग्राम पंचायत असवनिया का है। गांव में ही ग्रामीण इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर दिए और कहे बच्चों का पोषाहार आंगनबाड़ी नहीं दे रही। मांगने पर कहते हैं कि नहीं दूंगी, जो करना है वो कर लो, जिससे यहाँ जाना है जाओ। ग्रामीणों ने भी बताया कि बच्चों का पोषाहार करीब 4 महीने से गांव में वितरण नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी अपनी मनमानी करती है। इस मामले में सभी आंगनबाड़ी शामिल हैं। अगर बच्चों का पोषाहार वितरण नहीं हो तो हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे। ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जून से लेकर सितंबर तक पोषाहार नहीं मिला है और आंगनबाड़ी कहती है आगे सुरासन नहीं आ रहा है। प्रदर्शन में हंसा कुसुम, प्रभावती देवी, गीता देवी, संजू देवी, प्रेमा देवी, चंद्रकला, करिश्मा, खुशबू निसारी, अनुसत्य प्रकाश, जय हिंद करीब सैकड़ों संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित रहे। आजमगढ़ सिकड़ी से खबर है, जहां जैनपुर कोतवाली के नरहीपुर धनचूला गांव के पास रविवार को आजमगढ़ तोरीघाट मार्ग पर रात के लगभग 9:30 बजे ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। इस स्थान पर आए दिन हो रही मार्ग दुर्घटना को लेकर आसपास के ग्रामीणों ने आधे घंटे तक मुख्य मार्ग को जाम रखा। कोतवाल जैनपुर के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया। जैनपुर कोतवाली के खालिशपुर गांव निवासी नफीसुद्दीन 45 वर्षीय पुत्र मेराजुद्दीन ने किसी काम से दोरीघाट गया हुआ था। रात में 9:30 बजे बाइक से लौट रहा था। बाइक के पीछे उसका एक दोस्त भी बैठा था। नरहीपुर धनचूला के पास आजमगढ़ से दोरीघाट की तरफ जा रही ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे नफीसुद्दीन की मौके पर मौत हो गई। बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। प्रभारी निरीक्षक जैनपुर यादवेंद्र पांडे के काफी समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। आजमगढ़ में यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष पुनीत पाठक के चाचा अपने पैतृक गांव गोवर्धनपुर श्रद्धा से चारधाम की यात्रा के लिए रवाना हुए। बता दें कि हिंदू धर्म के अनुयायी पितृपक्ष में अपने पितरों के तर्पण के लिए गया में जाकर पिंडदान एवं पितृतर्पण करते हैं। उसी कड़ी में आज यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष के चाचा गाजीबाजी के साथ सर्वप्रथम अपने खानदान के घरानों में तथा पूरे गांव की परिक्रमा करके चारधाम की यात्रा के लिए निकले। परंपरा के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ एक भोज करके किए। इस कार्यक्रम में उनके समस्त रिश्तेदारों इष्ट मित्रों के साथ ग्रामवासी भी मौजूद रहे। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के तरौलिया थाना अंतर्गत नंदना बाजार में ध्रुव चंद गुप्ता ग्राम पखवाड़ी के रहने वाले हैं। वही उनके लड़के चंदन गुप्ता का आरोप है कि वह नंदना बाजार में एक मकान बनवा रहा था, जिसकी शटरिंग का काम लालमन मौर्य पलिया के शटरिंग का काम लापरवाही द्वारा की गई थी, जिसके चलते मकान की ढलाई करते समय मकान पूरी तरह भरभरा के गिर पड़ा और वहां काम कर रहे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। और चंदन गुप्ता ने बताया कि उधर मेरा मकान गिरा तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा वहां रखा सामान रिफाइंड का तेल, बैठने वाली टेंट हाउस की किराए की कुर्सी उठा ले गई। और वहीं बाजार के लोगों द्वारा बताया गया कि ऐसी शटरिंग का काम करने से पहले अच्छे राजगीरों से जाँच कराकर तथा तभी ढलाई का काम करवाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए चंदन गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है? सर मेरा नाम चंदन गुप्ता है। मेरे पिताजी का नाम ध्रुवचंद गुप्ता है। कौन सा गांव है? मेरा सर गांव नंदना बाजार है। क्या समस्या है? सर समस्या यही है कि हमारी जो शटरिंग लालमन मौर्य कर रहे थे पलिया निवासी हैं और उनके लापरवाही के चलते हमारा करीब लाखों रुपए का नुकसान हो गया
और भगवान की कृपा से यहाँ मतलब हम लोग बच गए, नहीं तो यहाँ बहुत कुछ अनर्थ हो जाता। किसी प्रकार का नुकसान मतलब हादसा नहीं हुआ? हादसा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग लोगों ने काफ़ी मतलब चालाकी दिखाते हुए निकल वहाँ गए। हम उनके 2 लेबर भी बच गए, किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन मेरा मकान मालिक हूँ और मेरा करीब लाखों रुपए का नुकसान हो गया। चलिए ठीक है। इसके टूटने के बाद यहाँ जो पब्लिक ने यहाँ की कुर्सी और 5 लीटर रिफाइंड भी यहाँ से उठा ले गए लोग, जब लोग देखे कि यहाँ हादसा हो गया। अच्छा, मतलब काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा जी, काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई और वहाँ से लोग कुर्सी जो आई थी टेंट पर से वो लोग उठा ले गए। उसके बाद रिफाइंड का डब्बा भी ले गए और ना जाने क्या क्या सामान लेंगे जो भी हमको पता नहीं। आप धीरे धीरे हम जब उसका ध्यान रखेंगे, जब हम धीरे धीरे ध्यान है हमको पता चलेगा क्या क्या हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो सर हमारा बहुत काफ़ी हो गया है। आजमगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन द्वारा संचारी हरिश्चंद्र सेवा ट्रस्ट 72वां आजमगढ़ केंद्र पर ग्राम शिर्रा खरियानी आजमगढ़ निवासी श्री साहब राज पांडे के पुत्र सत्यम पांडे का जन्मदिन शुभा भारती द्वारा संचालित दलित वंचित बच्चों हित छात्रावास में जाकर उन बच्चों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री दीप यज्ञ सभी के साथ भोज में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर डॉक्टर मशहूरी कांत पांडे जी, रत्नाकर दीक्षित एवं देवानंद पांडे सहित प्रभात पांडे सम्मिलित रहे। आजमगढ़ में सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अफजल के नेतृत्व में वार्ड नंबर 7 मोहल्ला गुरुटोला आनंदपुरा के मोहल्ले वासियों ने नाली नाला की सफाई व टूटी पटिया को लेकर एकजुट हो गए। मोहल्ले वासियों ने आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को शिकायती पत्र सौंपा और समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की। पत्रक मिलने पर सांसद निरहुआ ने खुद मौके पर पहुंचकर मोहल्ला वासियों की समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। सौंपे गए ज्ञापन में मोहम्मद अफजल ने बताया कि शहर के गुरुटोला में स्थित बड़ा नाला कटरा तिराहे से एक तखा पुल होते हुए कोलघाट तक जाता है। कुएं से नाला पूर्ण रूप से जाम हो गया है, जिसमें आए दिन नाले से गंदा पानी निकलकर सड़क पर बहता रहता है। बारिश में स्थिति बद से बदतर हो जाती है। मोहल्लावासियों का आना जाना दुभर हो जाता है। साथ ही लोगों के घरों में नाले का गंदा पानी भर जाता है। नाले की पटियां जगह जगह टूट गई हैं, जिससे उक्त नाले में कई लोग गिर भी चुके हैं। पूर्व में डीएम के निर्देश व एसडीएम मासदर के आदेश पर नगरपालिका ने आनंद फानन में नाले की आधी अधूरी सफाई कराकर अधूरा कार्य छोड़कर चले गए। नाले की पूरी सफाई न होने से हल्की सी बारिश में नाले का गंदा पानी एक तखा पुल के पास फैल जाता है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक तखा पुल के पास मस्जिद व पुराना पीपल का पेड़ है जो धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। इसके पास काफ़ी गंदगी होने से भक्तों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। मैं संतोष श्रीवास्तव, सहयोगी माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की तरफ से बोल रहा हूँ। सर, गुरुटोला मोहल्ले की समस्या है, नाले जाम है, पटिया टूटी हुई है। नगर की बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के सांसद महोदय को ज्ञापन दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये अफजल भाई भारत रक्षा दल के जो हैं हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और सहयोगी भी हैं हमारे, और इन्होंने अपने गुरुटोला वार्ड नंबर 7 की जो समस्या माननीय सांसद जी को दिया है, उस पर हम लोग अवश्य हम लोग काम करेंगे। और वादा भी किया है सांसद जी ने गुरुटोला मोहल्ले आने के लिए, तो हम लोग आएंगे भी एक दिन। समय कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए हर जगह जाना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करके हम लोग आएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद अफजल, सदस्य भारत रक्षा दल। आज सांसद महोदय के गांव में आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या समस्या है? मैं सांसद महोदय, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे सांसद ये है। हमारा मोहल्ला गुरुटोला वार्ड नंबर 7 आनंदपुरा की समस्या है। सब्जी मंडी से लेके कटरा तक, गंगा जी की मूर्ति से सब्जी मंडी तक, पांडे बाजार सड़क पूरी जर्जर हो चुकी है। आए दिन छोटे छोटे बच्चे कई स्कूलें हैं, लड़के गिर जाते हैं। मोहल्ला गुरुटोला कटरा तिरमुखानी के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा, पटिया टूटी हुई है। आए दिन वहाँ खतरा बना हुआ है। गुरुटोला मोहल्ले में कई जो है क्या नाम है पटिया टूटी हुई है। अक्सर लोग गिरा करते, टेम्पू गिरा करते हैं, और उसके लिए जो है पीपल के पेड़ है वहाँ पे गंदगी बनी रहती है। मोहल्ला गुरु राम जानकी मंदिर के पास एक लोगों के खेत है, वहाँ पे पानी जो है भर जाता है, लोगों के खेत में दिक्कत होती है। हनुमानगढ़ी आपने ज्ञापन दिया सांसद महोदय को, क्या आश्वासन मिला? मैं आश्वासन दिया, सांसद महोदय ने आश्वासन दिया है मौके पे, वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को उन्होंने दिया है कि मांग पत्र दिया। उन्होंने कहा कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, मौके पे आके वहाँ पे देखेंगे। यहाँ उनकी शूटिंग चल रही है, शूटिंग से मोहल्ले के लोगों ने आपको ज्ञापन दिया है विभिन्न समस्याओं को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, आजमगढ़ की जो भी समस्या है उसका निदान कराना हमारा काम है, क्योंकि जनता ने हमको अपना प्रतिनिधि चुना है। और जनता की जो भी समस्या है उसको जिस विभाग में लिखना है, जिस मंत्रालय में लिखना है,
और जहाँ भी उसको सॉल्व कराना है वो मेरा काम है। तो जो भी मेरे पास समस्या आ रही है उसको संबंधित विभाग को लिखना, उनको फ़ोन करना और उनकी समस्या का समाधान करना, यही तो हमारा काम है। सर, गुरु टोला मोहल्ले के लोग आपको चाहते हैं कि आप उसका निरीक्षण करें, मोहल्ले का क्या कहना है? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी हमारे भैया ने बताया हमको भी कि वहाँ के लोग आए हैं और वो चाहते हैं कि आप एक बार आइए और वहाँ पे देखिए। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं उनकी समस्या क्या है और उसके बाद हम आकर के वहाँ निरीक्षण भी करेंगे और तत्काल उसको जो है सॉल्व करवाएंगे। नाला संबंधी सर कई काम है वहाँ पे।